बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काबिल सेडानी। और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं कि हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते, मेरा नाम शांभवी पांडे है। मैंने लॉ की पढ़ाई नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से की है। मैं मुंबई में एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक लॉ डिग्री के बाद आपके पास काम करने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं, यानी कि करियर्स इन लॉ। इसके पहले कि हम करियर्स इन लॉ के बारे में बात करें, हमें ये जानना चाहिए कि लॉ की पढ़ाई आप कहाँ से कर सकते हैं। क्या लॉ की पढ़ाई करने के लिए कोई परीक्षा देनी होती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लॉ की पढ़ाई क्यों करें? लॉ में स्नातक की डिग्री को LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। आप LLB की पढ़ाई या तो 3 साल में या 5 साल में पूरी कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद लॉ करना चाहते हैं तब आप 5 वर्षीय LLB कोर्स कर सकते हैं, जबकि 3 वर्षीय LLB कोर्स करने से पहले आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करनी होगी। अगर आप 12वीं कक्षा के बाद एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं, प्रवेश परीक्षा देना या आपके 12वीं बोर्ड्स के परिणाम। सबसे लोकप्रिय प्रवेश परीक्षा है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या क्लैट। क्लैट के माध्यम से आपको देश के 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का अवसर मिलता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और जोधपुर। क्लैट के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। क्लैट की परीक्षा अंग्रेजी में होती है। आपको 2 घंटों के अंदर 120 मल्टीपल चॉइस प्रश्नों का उत्तर देना होता है। क्लैट के प्रश्न अंग्रेजी, गणित, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग से संबंधित होते हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं के अलावा कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां एडमिशन आपकी 12वीं के अंकों के आधार पर होता है। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जहां से BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रतिभा पाटिल ने लॉ की पढ़ाई की।
5 वर्षीय LLB डिग्री का एक फायदा ये है कि 5 सालों में आप LLB डिग्री के साथ साथ एक और डिग्री जैसे BA या BBA की डिग्री भी पूरी करते हैं। ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में BA LLB की पढ़ाई होती है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां BBA LLB या BCom LLB की पढ़ाई होती है। अब हम बात करते हैं कि BA LLB प्रोग्राम में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीक होता है, BA LLB में पढ़ाई के विषय लॉ और सोशल साइंस से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, जिसमें भारत, विश्व और कानून का इतिहास पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जो कि भारत के संविधान को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स, जिससे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियम और कानून को समझने में मदद मिलती है। इन सोशल साइंस विषयों के अलावा कानूनी विषय जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और कमर्शियल लॉज भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। LLB डिग्री पूरी करने के बाद अगर आप कानून के किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो फिर आप उस क्षेत्र में मास्टर्स इन लॉ या PhD इन लॉ कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स भारत से करना चाहते हैं तो आपको फिर से क्लैट की परीक्षा देनी होगी। लॉ कॉलेजेस में पढ़ाई के अलावा काफी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी साथ में चलते रहते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी खेल कूद में है तो आप स्पोर्ट्स कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको वाद विवाद पसंद है तो आप डिबेटिंग कमेटी में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कॉलेज की पत्रिका या कोई कानूनी पत्रिका के लिए लिख सकते हैं। अगर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद है तो आप कल्चरल कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी गतिविधि की जो कि खास एक लॉ कॉलेज में पाई जाती है। इसका नाम है मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। अगर आप एक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम होगा कि एक कंपनी A और कंपनी B लॉकडाउन से पहले इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके मुताबिक कंपनी B कंपनी A को 50 पैकेट्स ऑफ मैगी नूडल्स सप्लाई करने वाली थी। लॉकडाउन की वजह से अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट में मनाही लग गई तो कंपनी B ने काफी कोशिशें की, बट वो कंपनी A को वो पैकेट्स का सप्लाई नहीं कर पाए। इसकी वजह से कंपनी A ने कंपनी B के अगेंस्ट कोर्ट में एक केस कर दिया। ये है प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल। अब एक मूट कोर्ट कंपटीशन में आपको दोनों कंपनी A और कंपनी B के लिए आर्ग्यू करना होता है। अगर आप कंपनी A के लिए लड़ रहे हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि सारा दोष कंपनी B का था। अगर आप कंपनी B जो कि सप्लाई ना कर पाए, आप कंपनी B के लिए लड़ रहे हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि सारी कोशिशों के बावजूद हालात ऐसे थे जो कंपनी B के नियंत्रण से बाहर थे और इसीलिए कंपनी B का इसमें कोई दोष नहीं था। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने से ना कि बस आपका कानूनी ज्ञान बढ़ता है, पर आपके कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और डिबेटिंग स्किल्स में भी बहुत सुधार होता है। और ये सारी स्किल्स आगे जाके आप जिस भी करियर का चुनाव करेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम करियर्स इन लॉ की बात करते हैं तो सबसे प्रचलित विकल्प है वकालत। वकील बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद आप कोर्ट में मुकदमे लड़ सकते हैं। आप किसी एक कानूनी क्षेत्र में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, जैसे टैक्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ या आर्बिट्रेशन लॉ। वकालत से थोड़ा अलग होता है एक कॉर्पोरेट लॉयर का काम। कॉर्पोरेट लॉयर का काम कंपनीज को कानूनी सलाह देने का होता है। किसी भी कंपनी की शुरुआत से लेकर कोई भी कानूनी कार्यवाही करने तक कंपनीज को कॉर्पोरेट लॉयर्स की जरूरत होती है। आप या तो एक कंपनी में एज एन इन हाउस काउंसिल की तरह काम कर सकते हैं या फिर आप एक लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। फर्क ये होता है कि एक लॉ फर्म में
आप एक से ज्यादा कंपनीज को कानूनी सलाह देते हैं। आप जज के पोस्ट के लिए जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा भी दे सकते हैं। यह परीक्षा हर राज्य के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की परीक्षा भी दे सकते हैं, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। आप एलएलबी पूरी करने के बाद लीगल जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी रिसर्च, लीगल राइटिंग और जर्नलिज्म में है, तो आप कोर्ट्स में हो रहे कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मामलों के बारे में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में लिख सकते हैं। आप एलएलबी करने के बाद सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी लॉ ग्रेजुएट्स को काम करने का अवसर मिलता है। भारत में लॉ और वकालत को कई बार एक ही चीज समझी जाती है। अगर आपने लॉ की डिग्री ली है तो लोग यही समझते हैं कि आप बस कोर्ट में जाके मुकदमे लड़ते हैं। हमने बचपन से फिल्मों में भी यही देखा है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं पटना में वकील हूँ। मैंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से अपना ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन से पहले ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट देश के एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में हुआ, जिसे मैंने कॉलेज के तुरंत बाद ज्वाइन किया। वहाँ कुछ साल नौकरी करने के बाद मैं पटना वापस लौट आई और तब से मैं वकालत कर रही हूँ। आपने पहले सुना कि लॉ कॉलेज की तैयारी और वहाँ की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है और इसके कितने विकल्प या ऑप्शंस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहूँगी जो शायद आपके उम्र के स्टूडेंट्स के मन में उठते होंगे। जब आप 16-17 साल के हों या शायद उससे पहले भी, आप सोचते होंगे कि आगे चलकर किस चीज़ की पढ़ाई या किस विषय से जुड़ी नौकरी करनी है। ऐसे में या तो आप अपनी रुचि के हिसाब से या अच्छी नौकरी होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। जब अच्छी नौकरी या इंग्लिश में जिसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कहते हैं की बात आती है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग या मेडिकल का ध्यान आता है। अधिकतर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि और ऑप्शंस जैसे लॉ से जुड़े फायदे की जानकारी कम है। ये सच है कि आज से 10 साल पहले तक ये माना जाता था कि अच्छी नौकरी या अच्छी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई ही सही है। पर जब आज लोग देख रहे हैं कि लॉ ग्रेजुएट्स भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी बना पा रहे हैं, तो इस सोच में बदलाव आ रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी रुचि को लेकर अनिश्चित हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नज़रिए से सोच रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में लॉ की पढ़ाई एक अच्छा ऑप्शन है। इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरह अगर आप किसी अच्छे लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं, तो जैसा आपने पहले भी सुना, आपकी अच्छी नौकरी हो सकती है। और नौकरी भी अन्य प्रकार की है। आप चाहे तो किसी लॉ फर्म में या किसी निजी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं या वकालत भी कर सकते हैं। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जो लीगल अनुसंधान का कार्य करती हो। आप महिलाओं, बच्चों या किसी हास्यकृत समुदाय के लिए काम करना चाहें, तो ऐसे क्षेत्र में काम करने वाली किसी संस्था के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास अनगिनत ऑप्शंस हैं। ये तो हुई अच्छी नौकरी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात। जब रुचि की बात आती है, तो आपकी उम्र के बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आगे चलकर वो किस चीज़ की पढ़ाई या किस विषय से जुड़ी नौकरी करना चाहेंगे। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है और ये बहुत ही सामान्य बात है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें शायद आज फिजिक्स पसंद हो, पर 5 साल बाद फिजिक्स से जुड़े किसी भी कार्य करने में उनकी कोई रुचि ना हो। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल की लॉ की डिग्री के बहुत फायदे हैं। एक फायदा यह है कि इसका डिग्री इंटीग्रेटेड कहलाता है, यानी BA LLB दोनों की ही डिग्री आपको प्राप्त होती है। इसलिए इसमें कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी होती है, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री इत्यादि। मान लीजिए लॉ कॉलेज में आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप आगे चलकर लॉ से जुड़े ऑप्शंस जैसे वकालत या लॉ फर्म में काम ना करना चाहें, तब भी आपके पास कई विकल्प हैं। उदाहरण के तौर पे आप इतिहास में अपनी जीविका बना सकते हैं। ये ना सोचें कि इसमें आपसे
अशोक की जन्म तिथि या अकबर की मृत्यु तिथि रटने की आवश्यकता है। आम जानकारी के विपरीत इतिहास के आगे की पढ़ाई काफी दिलचस्प होती है। लॉ की पढ़ाई का एक यह भी फायदा है कि इससे प्राप्त कौशल की काफी सराहना की जाती है और मांग भी है। आप चाहे तो किसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम, किसी कंपनी या बैंक के लिए कंसल्टेंट, आगे की पढ़ाई, स्टार्टअप से जुड़ा काम, पत्रकारिता या जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी, एकेडमिक्स, मैनेजमेंट, यूपीएससी जैसे अनगिनत ऑप्शंस हैं एक लॉ ग्रेजुएट के पास। उदाहरण के तौर पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पहले लॉ फर्म में काम किया था लेकिन बाद में जाकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। एक ऐसा भी है जो एक घुमक्कड़ आदिवासी समुदाय के लिए अपनी संस्था चला रहा है। कुछ लोगों की लिखी किताबें छप रही हैं और बहुत से लोग विदेश में काम कर रहे हैं। मैंने भी पहले एक लॉ फर्म में काम किया था जहां मैंने अच्छा अनुभव प्राप्त किया, पर क्योंकि मैं हमेशा से पटना वापस आना चाहती थी, मैंने वो नौकरी छोड़कर यहाँ वकालत शुरू किया। इससे यह प्रतीत होता है कि लॉ की पढ़ाई से आपके लिए अलग अलग दरवाजे खुल सकते हैं। क्योंकि हम लॉ की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे जुड़े एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। 5 साल लॉ की पढ़ाई के लिए आप +2 में कोई भी स्ट्रीम चुन सकते हैं, जैसे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। आपको पहले बताया गया है कि लॉ कॉलेजेस किस प्रकार के हैं और इनमें दाखिला कैसे होता है। एक सवाल कि क्या आप आगे चलकर लॉ की पढ़ाई या उसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें का एक सरल जवाब है। आप पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसे मापें। इससे आपको यह ज्ञात होगा कि अगर आगे चलकर आप इसकी पढ़ाई करना चाहें तो इसमें आपको कितनी मेहनत लगेगी और आगे कैसे बढ़ना है। यह उपाय किसी भी एग्ज़ाम पर लागू होता है। जैसे मैंने 2 साल कड़ी मेहनत की क्योंकि पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखकर मुझे महसूस हो गया था कि मुझे अपनी कमज़ोरियों पर कितना काम करना है। उसी साल मैंने 12वीं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी की। क्योंकि मेरा क्लैट में रैंक अच्छा आया, मेरा एडमिशन NLS IU में हुआ और साथ ही मैंने बिहार झारखंड रीजन में बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप किया। यह बात मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ सकें कि थोड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ यह बिल्कुल मुमकिन है कि आप एग्ज़ाम में अव्वल हों और आपका एडमिशन एक अच्छे लॉ कॉलेज में हो सके। क्योंकि मैं वकालत कर रही हूँ तो इससे जुड़े अपने अनुभव को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस प्रोफेशन में किसी को पहले से जानते हो, जैसे कोई रिश्तेदार, तो आसानी ज़रूर होती है। पर आजकल हर कोर्ट में जजेस युवा पीढ़ी या जिसे यंग जनरेशन कहें को मौका देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। वकालत में आप किसी एक विषय जैसे सिविल, क्रिमिनल, सर्विस लॉ इत्यादि में स्पेशलाइज कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि कड़ी जतन के साथ आप अच्छा नाम बना सकते हैं। देश के कई बड़े वकील ऐसे ही आगे बढ़े हैं। वकालत में ना तो सिर्फ आप अच्छा नाम बना सकते हैं बल्कि लोगों को न्याय हासिल करने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसा मौका वकालत में आपके लिए हर दिन पेश होता है। यदि आप डटे रहें तो वकालत में सीमा अंतहीन है, या इंग्लिश में जिसे कहें स्काई इज़ द लिमिट। लॉ से जुड़ा एक विकल्प यह है कि आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद इसके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। एक ऑप्शन यह भी है कि कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद आप ADJ या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जामिनेशन के लिए बैठें। आप अगर यह भी ना चाहें तो हाई कोर्ट में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में चलकर आपका नाम हाई कोर्ट जज बनने के लिए बढ़ सकता है। यदि आप इसी तरह डटे रहें तो एक दिन आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं। अगर आप समाज से जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो लॉ की पढ़ाई के कारण आप इन सभी बातों को बारीकी से सराह पाएंगे और अगर आप चाहें तो इनका हिस्सा बन मुश्किलों का हल निकाल समाज की सेवा भी कर पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम दस्कित है और मैं एक वकील हूँ। आप सबने कभी ना कभी ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, और कोर्ट में मिलने वाली तारीख पे तारीख, उससे तो हम सब वाकिफ हैं। इसी खौफनाक जगह से बचाने के लिए हमारे देश में वकीलों को टक्कर देते हुए कई ज्योतिष, संत और साधु मिलेंगे जो हमें कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए
कई टोटके, नुस्खे और उपाय बताएंगे। आज मैं उन नुस्खों और उपायों की निंदा करने नहीं, लेकिन एक वकील के दृष्टिकोण से आपसे कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं किन विषयों पे बात करूँगी। सबसे पहला विषय कि कोर्ट कचहरी होता क्या है और हम कोर्ट कब और किन परिस्थितियों में जाते हैं। दूसरा विषय हम लेंगे कि कोर्ट में पेश या उपस्थित होते समय हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि कोर्ट में अगर हमें कोई बहस करनी हो, कोई मुकदमा लड़ना हो, तो उसे कैसे जीती जा सकती है। कोर्ट, जिसे हम कचहरी, अदालत या न्यायालय भी कहते हैं, उसे आप एक माध्यम समझें। एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हमें न्याय या इंसाफ मिल सकता है, जहां दो पक्षों के बीच कानून के तहत सही और गलत का फैसला हो सकता है। कोर्ट में न्याय मिलना, सच का सच और गलत का गलत घोषित होना, इस प्रक्रिया में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस के अंदर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे बस के बाहर हैं। अब जो चीज़ें बस के बाहर हैं उसकी बातें तो हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ों की बातें करेंगे जो हमारे बस में भी है, जिस पे हम काम कर सकते हैं और जिसे हम सुधार भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एक वकील हो या आप कानून की समझ रखते हो। तो कोर्ट से जुड़े प्राथमिक प्रश्न का उत्तर हम एक बार समझ लेते हैं कि कोई कोर्ट क्यों जाता है, किन परिस्थितियों में किसी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। वैसे तो कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको। कोई अपराधी हो जिसे उसकी अपराध की सजा आपको दिलानी हो, या किसी ने आपको कोई चीज़ बेची हो जो खराब निकली, आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा करने की कोशिश करे, या आपको अपने काम से कोई किसी गलत वजह से निकाल दे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को बहुत सारे पैसे दिए हों और वो पैसे लौटाने से मना कर दे। इन सब परिस्थितियों में लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो अब जब कोर्ट जाने की वजह थोड़ी स्पष्ट हो गई हो, तो आइए हम कोर्ट के अंदर झांक के देखते हैं। तो सबसे आगे या ऊपर आपको दिखेंगे एक या एक से अधिक जज जो फैसला सुनाते हैं कोर्ट में। उन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं। जज के बगल में या बिल्कुल नीचे आपको एक या दो क्लर्क दिखेंगे जिनका काम होता है कि कोर्ट में चलने वाले हर मुकदमे में की गई वकीलों की कुछ बहस और जज की दी गई हर टिप्पणी और फैसले को लिखना। जज के सामने खड़े होते दिखेंगे दोनों पक्षों के वकील, और उन वकीलों के बगल में बैठे हुए दिखेंगे उनके क्लाइंट, जैसे कि आप हो सकते हैं। जो मुकदमा दर्ज करता है उसे हम पिटिशनर या याचिकाकर्ता कहते हैं, और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसे डिफेंडेंट या प्रतिवादी कहते हैं। बाकी जगह कोर्ट में भरी होती है दूसरे वकीलों से जो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हों, उनके साथ आए हुए उनके क्लाइंट, कानून पढ़ने वाले कुछ छात्र जो कोर्ट में कुछ सीखना चाहते हों और इसीलिए कोर्ट आए हों, और आम जनता जिनको किसी मुकदमे में रुचि हो या बस वो देखना चाहते हों कि कोर्ट में क्या चल रहा है। हमारे देश में 3 प्रकार के कोर्ट हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो हमारे देश में सिर्फ एक है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हाई कोर्ट्स, जो हर राज्य में एक होते हैं। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। फिर उनके नीचे होते हैं कई सारे लोअर कोर्ट्स, जिन्हें हम निचली अदालत या न्यायालय कहते हैं, जो ज्यादातर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अगर आपको कोई नया मसला कोर्ट के जरिए सुलझाना हो तो सबसे पहले निचली अदालत में केस दर्ज करना पड़ेगा। अगर निचली अदालत में फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप अपनी अर्जी लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहाँ भी अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। वैसे ही जैसे स्कूल में अगर कोई शिकायत करनी हो तो हम क्लास टीचर के पास जाते हैं, और अगर क्लास टीचर से भी बात नहीं सुलझी तो प्रिंसिपल के पास अर्जी लिए चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोर्ट जाते हुए लोग हमेशा काले और सफेद कपड़े क्यों पहन के जाते हैं? और अगर आप में से कोई कोर्ट जाना चाहे तो क्या आपको भी काले और सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे? तो इसका उत्तर मैं आपको 2 भागों में दूंगी। पहला कि कोर्ट में काले और सफेद कपड़े पहनने वाले लोग होते कौन हैं, और दूसरा अगर आप में से कोई कोर्ट जाना चाहे तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है एडवोकेट्स एक्ट।
एडवोकेट्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो वकीलों के लिए कई सारे नियम जारी करता है, जैसे कि वकीलों को कैसे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उन्हें कैसे आचरण शोभा देते हैं और इन सब के साथ साथ उन्हें कोर्ट जाते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि काला और सफ़ेद ही क्यों, कोई और रंग क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं। तो वैसे तो ये अंग्रेज़ों की दी गई एक देन में से एक है और हमारे कई कानूनों की तरह ये भी वैसे ही चलता आ रहा है जैसे सदियों पहले निर्धारित किया गया था। कहते हैं कि काले सफ़ेद का उद्देश्य ये था कि काला प्राधिकार और शक्ति का प्रतीक है और सफ़ेद सच्चाई और इंसाफ का। तो ये तो हो गई वकीलों के कपड़ों की बातें। अब अगर आप कोर्ट जाएं तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैं 3 भागों में दूंगी। पहला, अगर आप सिर्फ कोर्ट या कोर्ट के किसी मुकदमे को देखने जा रहे हैं तो आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, ये याद रखें कि कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जज के सम्मान के लिए आप कुछ सभ्य और उचित पहने। आप कोई भी सौम्य रंग और प्रिंट का पैंट, शर्ट, स्कर्ट, सलवार कमीज, कुर्ता, धोती या साड़ी पहन सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोर्ट मुकदमा लड़ने के लिए अपने वकील के साथ जा रहे हैं तो फिर से उन्हीं चीज़ों को याद रखते हुए आप कुछ भी पहन सकते हैं। तीसरा, अगर आप वकील के बिना खुद अपना मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो इस परिस्थिति में कानून तो कुछ नहीं कहता क्योंकि आप वकील तो नहीं, लेकिन हाँ ये उचित रहेगा कि आप काला और सफ़ेद ही कुछ पहने। इससे कोर्ट की शिष्टता और सभ्यता बनी रहेगी और जज भी आपकी सराहना करेंगे। और हाँ, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। अब हम अपने पाठ के तीसरे और सबसे ज़रूरी भाग पे आते हैं और वो है कि कोर्ट में बहस या मुकदमा जीतने के लिए हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम कोर्ट किन कारणों से जा सकते हैं। अब कारण जो भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और जिनका पालन जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो कोर्ट जाने से पहले और अगर हम किसी वकील के पास अपना मसला लेके जा रहे हैं तो उससे भी पहले इन चीज़ों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको तैयार रखने चाहिए। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, कैसे, कब और कहाँ किया, क्या किसी ने देखा, किसी ने सुना। और अब अगर आप इंटरनेट या किताबों में पढ़ के किसी से बात करके ये पता कर सकते हैं कि किस कानून का उल्लंघन किया गया तो आपकी बहुत सहायता होगी। आखिरी में कागज़ और कलम। इसका मतलब है कि जितने भी कागज़ आप इकट्ठा कर सकते हैं उतनी आपको कोर्ट में आसानी होगी और जितना सब कुछ आप जल्द से जल्द लिख कर रख सकते हैं उतनी ही आपको सहायता होगी, ताकि वक्त आने पर आप कोई ज़रूरी बात या कागज़ भूल ना जाएं, क्योंकि कोर्ट में आपको ये सब प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक दुकान से कोई चीज़ खरीद के लाए और घर पे उसे खोलने पे आपको पता चले कि वो चीज़ खराब निकली, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे और लिखकर तैयार रखेंगे। पहले, क्या हुआ? आप दुकान पे गए, आपने एक चीज़ खरीदी, आप घर गए, घर पे जब आपने खोल के और चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपको पता चला कि वो चीज़ खराब निकली। किसके साथ हुआ? आपके साथ, जिसने खरीदा और जिसने इस्तेमाल करने की कोशिश की। किसने किया? उसने, जिसने वो चीज़ बनाई और आपको बेची। कैसे, कब और कहाँ? आप किस दिन दुकान पे गए, किस वक्त आपने वो चीज़ खरीदी, घर कितने बजे पहुंचे, कितने बजे आपने खोल के देखा और आपको पता चला कि वो चीज़ खराब निकली। ये सब बहुत ज़रूरी है। किसने देखा, किसने सुना? दुकान पे जब आप वो चीज़ खरीद रहे थे तो क्या किसी ने आपको खरीदते हुए देखा और देखा कि आपने दुकान पे वो चीज़ खोली नहीं, बिना खोले आप घर चले गए? क्या घर पे किसी ने खोलते हुए देखा? क्या किसी दोस्त ने आपको खोलते हुए देखा या इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए देखा?
तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। किस कानून का उल्लंघन किया गया? अब इस उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और वो खराब निकलती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून है जो हर ग्राहक की रक्षा करती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम एक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कागज और कलम, जैसे आपने जिस चीज़ को खरीदा उसका बिल अपने पास रखिए। अगर आपने इंटरनेट पे कुछ खरीदा हो तो कोई ईमेल हो या कोई फ़ोन पे मैसेज हो या बिल डिलीवरी के साथ आपको मिला हो, वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि आप अपना मुकदमा वकील के बिना खुद लड़ सकते हैं। तो हाँ, ये सच है, इसकी इजाज़त कानून हमें देती है। लेकिन और ये बहुत ज़रूरी है कि ना केवल आपको अपने मसले से जुड़े हुए कानून के बारे में खूब पढ़ना पड़ेगा, जो आप इंटरनेट या किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जिस कोर्ट में आप मसला दर्ज कर रहे हैं उस कोर्ट के नियम भी पता करने पड़ेंगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में हर कोर्ट के अलग ही नियम होते हैं, जैसे कि आपको अपना एप्लीकेशन या याचिका कैसे दर्ज करना है, किन कागज़ों पे कैसे और कहाँ साइन करना है, किन कागज़ों की कितनी कॉपियाँ चाहिए और फैसला होने के बाद उसकी कॉपी आप कैसे लेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे कई नियम होते हैं और अगर तैयारी कहीं अधूरी पड़ जाए या पूरी ना हो तो ये आपके मुकदमे पे भारी पड़ सकता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में कोर्ट और जज कम और केस ज़्यादा हैं, इसलिए हर कोर्ट में जज के सामने एक मसले और एक मुकदमे के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। हाँ, फिल्मों में तो वकील डायलॉग पे डायलॉग मारते रहते हैं और जज सुन भी लेते हैं और फिर एक सुनवाई के बाद उठ के चले भी जाते हैं। लेकिन फिल्मों के बाहर असली दुनिया में एक कोर्ट में एक जज के सामने कई मसलों की सुनवाइयाँ होती है। कभी कभी तो जज एक केस या मसले को कुछ सेकंड या मिनट ही दे पाते हैं, इसलिए जज के सामने हर एक सेकंड कीमती होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हों। हमें अपने मसले के हर पहलू से वाकिफ़ होना पड़ता है। क्या ऐसे कुछ मसले हैं जो थोड़ी आसानी से हम कोर्ट में खुद लड़ सकते हैं? वैसे इसका जवाब तो मसले पे निर्भर है और आपकी क्षमता और इच्छा पे भी निर्भर है। लेकिन एक आम उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो वो होगा कंज्यूमर कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करना। कंज्यूमर यानी कि ग्राहक। तो अगर आप कल को कोई एक चॉकलेट खरीदें जिसमें एक कीड़ा निकल जाए तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और अपना केस खुद दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ आसानी इसलिए होती है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में बाकी कोर्टों से थोड़े कम नियम होते हैं, इसलिए ग्राहकों को खुद अपनी याचिका दर्ज करने में थोड़ी आसानी होती है। तो अगली बार चॉकलेट में कीड़ा निकले तो कंज्यूमर कोर्ट जाने से डरे ना। मेरी तरफ से आज इतना ही। अब आपकी बारी है। आप अपने घर पे, दोस्तों में और आस पड़ोस में लोगों से बातें कीजिए और अगर आपको लगे कि किसी के पास ऐसा कोई मसला है जिसको सुलझाने की ज़रूरत है तो आज जो क्लास में आपने सीखा उसका प्रयोग करते हुए एक डायरी या नोटबुक में सारी ज़रूरी जानकारियाँ इकट्ठा कर लीजिए। फिर उस डायरी की एंट्री को हमें भेजिए। हम देखेंगे कि आज क्लास में जो सीखा आपने उसका अपने अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग किया। बस एक चीज़ याद रखिए कि मसले से जुड़े हुए लोगों के नाम और उनकी कुछ निजी जानकारियों को आप निकाल के ही हमें भेजें। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पूर्णिमा खंडेलवाल है और आज से करीब 10 साल पहले मैंने और मेरे पति पंकज ने INI फार्म्स नाम की एक कंपनी सेटअप की, जो कि आज हिंदुस्तान से अनार और केले की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। हम करीब 8 प्रदेशों में 3000 से भी ज़्यादा कृषकों के साथ काम करते हैं और उनका केला और अनार विश्व के 35 देशों में पहुंचाते हैं कंज्यूमर्स को। हिंदुस्तान में भी हम 4 बड़े शहरों में हैं, जो कि बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई हैं। तो हमारी ये जर्नी 10 साल की जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और मैं आप लोगों को अपने जीवन की 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हम जहाँ आज पहुँचे हैं उसको बिल्ड करने में। तो चलिए मैं आपको अपने बचपन में लेके चलती हूँ और आपको पहली कहानी सुनाती हूँ, जो कि तब की है जब मैं खुद 10 साल की बिटिया थी। तो मैं कलकत्ते में पली बड़ी हुई और मेरा बचपन कलकत्ते में व्यतीत हुआ और मैं एक कलकत्ते में बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम करते। तो जब मैं छोटी सी थी 10 साल की, तो मैं अपने पापा के साथ रेलवे ऑफिसर से मिलने जाती थी और जो बातें होती थी वो सुनती थी। क्या समझती थी नहीं समझती थी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है जो सुनती थी वो कहीं मेरे दिमाग में घर कर गया। तो आपकी तरह से मैं भी स्कूल जाती थी, अलग अलग विषय पढ़ती थी, भूगोल हो, इतिहास हो, अलग अलग भाषाएं हो। और ये जो चीज़ें हैं जब हम बड़े होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हम इन्हें हार्ड स्किल्स कहते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं ये हार्ड स्किल्स। पर इसके साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, और वो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है हमारे वैल्यू सिस्टम्स, हम किसको कैसे ट्रस्ट करते हैं, हम किससे कैसे बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने परिवार से मिलती हैं, हमारे गुरुजनों से मिलती हैं, हमारे दोस्तों से मिलती हैं, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनसे मिलती हैं। तो जब मैं बचपन में रेलवे ऑफिसर से मिलने जाती थी, अपने पिताजी को देखती थी कि वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या बिजनेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, या रिलेशनशिप्स को कितना महत्व दे रहे हैं, तो मेरे ध्यान से वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल रहा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो कि जितना मैं आज महसूस करती हूँ कि इसका रोल मेरी ज़िंदगी में था। तो स्कूल हमें जो पढ़ा रहा है वो ज़रूरी है, उस पे ध्यान दो, पर उसके साथ या उतना ही ज़रूरी ये है कि हम अपने घर वालों से, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करें और उसको बिल्ड करें। क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये इस हमारे घर और हमारे परिवार और हमारे जो गुरुजन हैं उनसे अच्छी तरह से हमें और कोई नहीं सिखा सकता या दे सकता है।
ये मेरी पहली कहानी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉफ्ट स्किल्स पे उतना ही फोकस करो जितना कि स्कूल के अलग अलग विषयों पर करते हो। तो ये पहली कहानी रही और अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो जो दूसरी कहानी अब है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो तब की है जबकि मैं 18-20 साल की थी। मैंने अपनी पढ़ाई 12th कंप्लीट किया और मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज गई इकोनॉमिक्स परसू करने। पर मैं बहुत क्लियर थी कि जितना मुझे इकोनॉमिक्स परसू करना है उतना ही मुझे बिज़नेस भी परसू करना है। तो मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद ऑफिस जाती थी और पापा के साथ काम करती थी। तो 18 साल की उम्र में मैंने एक्चुअली ऑफिस ज्वाइन कर लिया और साल भर बिज़नेस को समझने सीखने में लगाया, उसकी बारीकियाँ क्या हैं वो देखी समझी। और करीब 19 साल की जब मैं थी तो मैंने अपनी पहली प्रोफेशनल मीटिंग अटेंड की। तो मैं कलकत्ते से बम्बई अकेले ट्रेन में बैठकर आई और मैंने आपको बताया कि हम रेलवेज़ के साथ काम करते हैं। तो मेरी पहली मीटिंग थी एक रेलवे के बड़े अफसर के साथ, वो वेस्टर्न रेलवे के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। तो उनसे मैं मिलने आई। रेलवे जैसा सेटअप जहाँ की आपको कोई महिला ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मैकेनिकल में कभी ना दिखे, आज भी नहीं दिखती है। एक आध अगर फाइनेंस वगैरह में दिख जाए तो बड़ी बात है। तो उस सेटअप में एक लड़की 19 साल की इकोनॉमिक्स परसू कर रही है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने आई है। तो आप सोचो कि मुमकिन लगता है, पर मैंने किया। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक लड़की हूँ, एक लड़की ठेकेदार हूँ। हाँ, रेलवे में आप जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप एक ठेकेदार हो। तो एक लड़की ठेकेदार 19 साल की आई है एक बड़े अफसर चीफ इंजीनियर से मिलने। पर और मुझे भी लगता था कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे सीरियसली लेंगे नहीं लेंगे। पर मुझे इन चीज़ों ने कभी बॉदर नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था इस बात का कि मैं जो बात करने जा रही हूँ उसकी मुझे पूरी तरह से समझ है। तो मेरी तैयारी पूरी थी, मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके उस मीटिंग के लिए जाती थी। लड़की हूँ, कॉन्फिडेंस है कि कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ज़रूरी ये है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, अपना एटीट्यूड सही रखो, वो बहुत 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 ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें हों तो फिर न आपकी उम्र और न ये बात कि आप लड़की हो या लड़का हो तो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये कभी आपके आड़े नहीं आएगा, कभी एक क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया और इनफैक्ट हमेशा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच के साथ हर उस सिचुएशन को फेस किया जो कि शायद समाज के पर्सपेक्टिव से लड़की या उम्र के हिसाब से एक सवाल हो। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ यही है कि अगर तैयारी पक्की है, अगर कॉन्फिडेंस है और अगर एटीट्यूड और अप्रोच सही है तो न आपकी उम्र और न आपका जेंडर कभी भी आपके और आपके करियर के बीच में आए। तो ये थी मेरी 18-20 साल की जर्नी और उसके बाद मैंने MBA किया, मैं कलकत्ते वापस आई, पापा को ज्वाइन किया। जब जॉब लगे तो कैंपस पे लोगों के बहुत अच्छी नौकरियां लगी, पर मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे वापस आना है। वापस आई, साल भर काम किया, पर फिर जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब शादी करने की उम्र हो गई और शादी करनी पड़ी। तो हर लड़की के जीवन में ऐसा एक समय आएगा जब ये डिसीजन लेना पड़ेगा और बहुत आसान नहीं होता है। स्पेशली मेरे लिए, मैंने 7-8 साल तक जो किया, अब एक ऐसा टाइम आया जबकि मुझे ये डिसाइड करना था कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। और मैंने बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पापा के साथ आगे अब और काम नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बचपन से आपने जो सीखा, समझा, जाना, किया,
जस्ट टू से कि बाय बाय, आगे से कुछ और। तो बहुत मुश्किल था, पर मेरे ध्यान से ज़रूरी था और मैंने डिसीजन लिया। शादी हो गई, हम बम्बई मूव हो गए। मैंने 3 साल काम नहीं किया, शादी हुई, परिवार पे फोकस किया, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे फोकस किया, हमारी एक बिटिया हुई, उसका ध्यान रखा। तो जहाँ एक लड़की ने 7-8 साल तक काम किया था, सडनली 3 साल का उसके जीवन में एक ब्रेक आ गया। तो हर एक के जीवन में आएंगी ऐसी परिस्थितियाँ और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच और आउटलुक के साथ हमें देखने की ज़रूरत है। मैंने जो सीखा वो ये था कि फेज़ ऑफ लाइफ है, अपनी लर्निंग्स है, परिवार प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो उस वक्त परिवार को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। पर ये 3 साल ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल गंवा दिए, अपने परिवार को बिल्ड किया और उसके साथ मेरे को प्रोफेशनली आगे जो करना है उसके बारे में सोचा और उसके बारे में एक फाउंडेशन, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड फाउंडेशन, पर उसके बारे में वापस से सोच के और उसकी एक बुनियाद रखी। और 3 साल के बाद हमने वापस अपनी प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की। तो इस बार मेरे पति पंकज ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और हम दोनों ने INI फार्म्स सेटअप किया, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। तो मैंने जो 3 कहानियाँ आप लोगों को सुनाई, मुझे लगता है कि INI फार्म्स कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ा हुआ है। तो मेरी पहली कहानी जो थी कि बचपन में मैंने जो वैल्यूज़ इनकलकेट की या कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, मेरे ध्यान से वो बहुत बड़ा फाउंडेशन रहा है INI फार्म्स के केस में, क्योंकि हम एक तरफ फार्मर्स के साथ डील करते हैं, हमारे कस्टमर्स हैं जो कि अलग अलग देशों से हैं, तो अलग अलग देशों का कल्चर डिफरेंट होता है। तो आप किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करोगे, आप किस तरह से उनके साथ काम करोगे, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीख जाके बहुत इम्पॉर्टेंट रही हमारे INI फार्म्स के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आने में। दूसरी जो चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि रेलवे जैसे सेटअप में काम करना, तो बहुत अनकन्वेंशनल है एक लड़की के लिए एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर होना। तो मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर जैसा स्पेस, क्योंकि इतना फ्रैगमेंटेड, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें एक अपनी एक जगह बनाना, वो भी इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें कभी अननोन से डर नहीं लगा। मुझे न तब ये था कि मैं एक लड़की हो के कैसे रेलवे ऑफिसर के कैबिन में घुसूंगी, और जब हमने INI फार्म्स चालू की तो ये कि हम जो करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया है, तो हम कैसे करेंगे, तो वो जो डर था वो कभी मन में नहीं था। और शायद जो मैंने पर्सनली अपने जीवन में पहले महसूस किया था, शायद वो लर्निंग्स जब INI फार्म्स चालू किया तो दे केम वेरी हैंडी। तो जो फियर ऑफ अननोन था वो हमारे लिए नहीं था। और तीसरी जो थी कि भाई प्रायोरिटीज़ अपनी हमेशा सही रखो, और हमने भी हमेशा एक फ्रूट पे फोकस करना है, धीरे धीरे ब्लॉक बाय ब्लॉक कंपनी को बिल्ड करना है। हर इन 10 सालों में हमारी खुद की प्रायोरिटीज़ अलग अलग रही जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो 3 कहानियाँ जो मैंने आपको शुरू में सुनाई, वो कहीं ना कहीं हमारी INI फार्म्स की खुद की जर्नी से जुड़ी हुई है और बहुत रेलेवेंट है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि INI फार्म्स ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि हिंदुस्तान में पहले किसी ने नहीं की है। तो INI फार्म्स पहली ऐसी कंपनी है जिसने एक कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस को प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश की। आज हम करीब 200 लोगों की कंपनी है और करीब 500 से 700 हमारे साथ लेबर जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ IIT IIM के ग्रेजुएट्स हैं जो कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पर हैं। हम हिंदुस्तान में, और ये सब लोग जो कि बहुत क्वालिफाइड है, आज हिंदुस्तान में फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान का फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई उसको पूछता भी नहीं है, वहाँ पर आज हम अपने आप को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स
अपनी कंपनी में लेकर आ पाए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझती हूँ वो भी है हमारे लिए। तो हमने बहुत सारे फर्स्ट अचीव किए हैं और उसी फर्स्ट के साथ एक फर्स्ट ये भी है कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी एशिया में मैं पहली विमेन CEO हूँ किसी भी हॉर्टिकल्चर कंपनी की। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त हुआ और मुझे ये लगता है कि जो मैंने अपने जीवन में बड़े होते हुए बचपन से सीखा उसका बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ पहुँचने में जहाँ हम आज हैं। तो मैं वापस से यही कहना चाहूँगी कि अगर बुनियाद सशक्त हो तो इमारत बहुत बहुमंजिली इमारत आप उस पर खड़ी कर सकते हैं। बहुत बड़ा गौरव है ये हिंदुस्तान के लिए कि एक विमेन CEO है एक हॉर्टिकल्चर कंपनी की। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बुनियाद सशक्त है तो उस पर बहुमंजिली इमारत बहुत आसानी से बन सकती है, नहीं तो इमारत डगमगा जाएगी। तो अपनी बुनियाद को बहुत मजबूत और सशक्त बनाओ आप लोग और पूरा फोकस रखो सीखने और समझने पर। थैंक यू। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपकी खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काबिल सेडानी। और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं कि हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं।